हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स ना हो तो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि x। जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल्स है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, वो लाइन वाइज। आप इस चैनल से जुड़िए। मैं आपको इस चैनल पे, मैं और मेरे द्वारा, मेरे जितने भी टीम्स हैं उन सभी के द्वारा आपको कंप्लीट मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और संस्कृत कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप जुड़िए और अपने दोस्त को भी जोड़िए। सीबीएसई बोर्ड्स के लिए कंप्लीट जितने भी कंटेंट हो सके जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके, मैं उसके लिए पूरा तरह से हम एक टीम मिलकर हम लोग लगे हुए हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। आइए हम लोग जानते हैं, पहले क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को हमेशा लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। कभी भी क्वेश्चन को एक बार में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ना है। मैं पिछले चैप्टर्स में जब मैं पढ़ा रहा था रियल नंबर, मैं वहाँ भी बच्चों को सिखाया था कि क्वेश्चन को पढ़ने सीखिए फिर सॉल्यूशन कीजिए। हमको पता है कि जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे होंगे अभी, सबको क्वेश्चन सॉल्व कर तो लेते हैं, पर उनको जब किसी टीचर्स के द्वारा समझाया जाता है या बताया जाता है तब वो सॉल्व कर पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब है, इसके पीछे का रीज़न है कि वो बच्चा उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, और यदि वो उस क्वेश्चन को समझ लेगा तो उससे वह क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा और उसको किसी टीचर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है समझिए, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए जिससे कि आप बोर्ड्स में फुल मार्क्स ला सके। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा हूँ फाइंड द जीरोज। क्या बोला पहले बोला फाइंड द जीरोज, यहाँ तक में, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसका जीरोज? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरा क्या है? ये है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालिए। ठीक, फिर कह रहा है क्या? इस पॉलिनोमियल का। एंड फिर यहाँ तक एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कॉमा लगाया हुआ है, यहाँ तक एक क्वेश्चन हुआ। फिर कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। मैं आपको इस पे बेस्ड, मैं आपको थ्योरी पिछले वीडियो में मैं दे रखा हूँ पहले से। आप लेक्चर को निकाल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों को इसका वीडियो बेसिक देखना है वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लिंक से जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, आपसे 100% सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, एक बात बोला इसमें कि पहले इसका निकालो जीरोज और फिर इसके जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन है। एक बच्चा था तो हाँ ऐसे लिखा हुआ था कहीं पे 2x। मैं उससे पूछा कि बताओ इस 2 और x में, मैं ऐसे इस तरह से लिखा हुआ था 2 और x। मैं उससे पूछा और इस 2 और x में क्या रिलेशन है, तो बोलता है सर मम्मी पापा का। बोला अरे गधा तुम क्या बोल रहे हो, है ना। ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। क्या है मेरे भाई? मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना। वो थोड़ा छोटा बच्चा था, मैं क्लास 6 का स्टूडेंट था। वो मैं उनको बता रहा था लीनियर इक्वेशन, क्लास 6 में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, तो बच्चा समझ नहीं पाया। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। हाँ आइए हम लोग देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे और मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या है? यह एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, p ऑफ x
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख दिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले इनका निकालना है जीरोज। तो यह कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज, टू जीरोज, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा, दो जीरोज होंगे। अब हम वो दो जीरो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए इसका एक प्रोसेस है जो इस चैप्टर में दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ये मिडिल टर्म्स है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट, स्प्लिट द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मध्य गुणनखंड, बीच वाला टर्म को क्या करना है? उसको स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है। यानी कि जो मेरे पास बीच में लिखा हुआ 7x, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? तो इसको इस तरह से तोड़ना है कि हमें जोड़ने और घटाने पे होना चाहिए 7x। या तो ऐड करो या तो माइनस करो, या तो जोड़ो या तो घटाओ, दोनों में से कुछ भी करो तुम, वो तुम जानो, मैं नहीं जानूँ, है ना। इन दोनों में से कुछ भी करके हमको चाहिए 7x। और मल्टीप्लाई करने पे होना चाहिए कितना? मल्टीप्लाई करने पे होना चाहिए 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। तो सर ये कैसे लाए? तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। बच्चों देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। दिख रहा है? चलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए इन दोनों को, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? 10x स्क्वायर। अब क्या करो मेरे भाई, तुम 10 का ना कर लो प्राइम फैक्टर। क्या करो? प्राइम फैक्टर। दिख रहा है? 2 से लगाओ, 5 2 जा 10, 1। और फैक्टर जब करेंगे हम लोग तब तक फैक्टर करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसका फैक्टर करते रहेंगे। तो हम लोग क्या देखें कि मेरे पास आया है 2 और 5। हम देखिए क्या करते हैं, गौर से देखिएगा। हम 2 और 5 को ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, हम 2 और 5 को हम इस तरह से हम अरेंजमेंट करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10x स्क्वायर, यानी कि 10, और जोड़ने पे आएगा 7। तो जैसे मैं देखो यहाँ कर रहा हूँ, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर दिख रहा है? अच्छा 2, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे 2 इंटू 5 10 हुआ, और हमें चाहिए x स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दो x और यहाँ पे लगा दो x। तो क्या हो गया? x इंटू x स्क्वायर। अब क्या करेंगे मेरे भाई? आप इसको और इसको करो मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया, यहाँ आ गया। अब दोनों को करो ऐड, 2x प्लस 5x इक्वल टू 7x। क्या हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7x, क्या उसका मिडिल टर्म्स हुआ? क्या स्प्लिट हुआ? क्या वो स्प्लिट हुआ? देखो ध्यान से, मैंने इस 7 को स्प्लिट किया है किस फॉर्म में? मैंने 7 को स्प्लिट किया है 2x प्लस 5x के फॉर्म में, 2x प्लस 5x के फॉर्म में मैंने स्प्लिट किया। और जो यहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिखा है, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों को मैंने बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि गुना करने पे होना चाहिए 10x स्क्वायर, और जोड़ने पे या घटाने पे होना चाहिए 7x। तो क्या मेरे को हो गया वहाँ पे?
अब हम बाबू क्या करेंगे, इसको इसके जगह पे उस बात को लिखिए। देखिए कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैंने इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझाया है इस टॉपिक को, मुझे विश्वास है कि अब कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान से, दिख रहा है, इसको एज वेल सेम टू सेम यहीं उतार दो। ठीक, अब क्या करें, प्लस का साइन है, प्लस साइन लगा दो। 7 के जगह पे मेरे भाई इसको लिखो, क्या लिखो, 2x प्लस 5x प्लस 10। मैंने क्या किया, 7 के जगह पे इसको डाल दिया और 10 को 10 के जैसा ही उतार दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, अब मेरे पास यहाँ पे हो गया 4 टर्म, कितना टर्म हो गए, 4 टर्म। अब हम बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों टर्म में लेंगे कॉमन और इन दोनों टर्म में हम लेंगे कॉमन। बहुत बच्चा, एक बच्चे का कहना था सर कॉमन क्या होता है सर, हम नहीं समझते हैं। तो हम बोले बाबू देखो कॉमन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है ना बगल वाला, तो ये दीवार इस रूम के लिए भी है, उस रूम के लिए भी है। ऐसा नहीं है उस रूम के लिए अलग से दीवार बनाया गया है। यही दीवार से हम लोग भी काम चला रहे हैं और यही दीवार से उस बगल वाला आदमी भी काम चला रहा है। इसी को बोलते हैं कॉमन। क्या समझे, मेरे पास एक शर्ट है, इसी शर्ट को हम भी पहन रहे हैं, इस शर्ट को मेरा भाई भी पहन रहा है, इसी को हम लोग बोलते, मतलब एक ही चीज़ से 2 आदमी काम चलाना, कॉमन बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इन 2 टर्म और इस 2 टर्म, मैथमेटिक्स की दुनिया में इन 2 टर्म के बीच, इन दोनों टर्म के बीच कॉमन लेंगे। कॉमन ऐसा चीज़ लेंगे जो दोनों में सेम सेम हो, जो इन दोनों में और इन दोनों में सेम हो, उसको बाहर कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें मेरे पास एक्स स्क्वायर है ना बाबू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, कोई दिक्कत, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए प्लस यहाँ पे 2x लिखा है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब समझो, अब देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इन दोनों को बाहर निकाल लो, तो बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिए, क्या बचा, यहाँ बच गया सर x प्लस का चिन्ह और यहाँ बच गया 2, यहाँ उतार। अब यही चीज़ को यहाँ उतार देंगे। आइए बच्चों हम यहाँ आते हैं, इनमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2x है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 गो एक्स है तो एक एक्स को बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिए ब्रैकेट, तो इसमें से हम x को बाहर कर लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बचा 2, यहाँ लिखेंगे प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर एक चीज़ देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, हम इसको देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 5 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक, प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। 10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 5, जो हम यहाँ किए हैं फैक्टर, ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोनों में 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, दोनों में से 5 को बाहर कर लो, बाहर कर लिए, बचा क्या बाबू, यहाँ बच गया सर x, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए, यहाँ बच गया 2, यहाँ 2 लिख दिए, आ गया ना। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो और इसके आगे में कौन चिन्ह है, प्लस का, यहाँ लगा दो प्लस, 5 कॉमन लिए, क्या बचा x प्लस, इस 5 से इसमें डिवाइड करो, 5 2 जा 10 आ गया। अब देखो मेरे भाई कि यदि आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यदि दोनों का दोनों टर्म आपका सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम, तो हम लोग सेम होने पे हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि मेरा सॉल्यूशन सही हुआ, मेरा फैक्टराइजेशन सही हुआ। हालांकि क्लास 9th में और 8th में ये काफ़ी दिया हुआ है, काफ़ी फैक्टराइजेशन, बहुत सारे फैक्टराइजेशन दिए गए हैं। आप यदि RS अग्रवाल का बुक बनाए होंगे क्लास 9th का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 9th के RS अग्रवाल में इस तरह का फैक्टराइजेशन कम से कम 200 प्लस है, 200 प्लस फैक्टराइजेशन चैप्टर में है क्वेश्चंस। इसलिए यदि आप उसको बना लेंगे तो आपको ये सब हलवा लगेगा। कैसा लगेगा, हलवा। देखिए हम लोग करते क्या, अब x, एक बार इसको लिखिए और एक बार इसको लिखिए, x प्लस 5
और एक बार लिखो क्या, x प्लस 2 आ गया। ये मेरा हो गया बाबू क्या, अब हम इससे निकाल लेते हैं इसका जीरोज, ये आ गया मेरा। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका जीरोज। क्या निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा हूँ फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब इसका जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे बराबर में 0। यदि कोई बच्चे यहाँ बराबर में 0 करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बराबर में 0 लगाया। एक बार लिखेंगे हम लोग क्या, x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक बार लिखेंगे क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करते हैं बाबू, इधर देखो ये प्लस में है ना, इसको उस साइड ले जाए, मतलब साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा। मैथमेटिक्स का रूल है, साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा, साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा। क्या समझ, अभी देखिए ऐसे हैं, अभी देखिए कैसे हैं, इस साइड आ गया ये, इस साइड आ गया ये, है कि नहीं। देखिए इस साइड, अभी ये हाथ में इस साइड में है, और ऐसे हैं, ऐसे हुए, देखिए साइड बदला तो साइन बदला, बदला कि नहीं, यही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, ये 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो -5 आ गया। दूसरा x इक्वल टू -2 आ गया। अब बाबू देखो एक बात और, कि ये जो x इक्वल टू -5 लिखे हैं और यहाँ जो x इक्वल टू -2 लिखे हैं, ये दोनों मेरा क्या है पता है आपको, ये और ये मेरा जीरोज है। क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा। बात समझे। अब तक तो हम इस क्वेश्चन का अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लिए। और ये जीरोज क्यों है सर, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे -5 रखिएगा तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 0। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है दो बात है, याद रखिएगा, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, एक होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो हम यहाँ 0 लगाए इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, और यदि इसको हम इसमें पुट करते हैं, इस -5 को इस x के जगह पे पुट करते हैं, तो उससे जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं समझे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम इसको लेते हैं, है ना, x, हम छोटा सा लेते हैं बगल में, देखिएगा ध्यान से, समझ में आपको तुरंत आ जाएगा। अभी x प्लस 5 बराबर 0 किए, x प्लस 5 बराबर 0 किए हम, ये x प्लस 5 बराबर 0 जो मैंने यहाँ लिखा है, तो इसमें ये इधर प्लस में है और इसको जब इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा। तो ये जो बराबर के बाद हम 0 लगाए हैं इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू -5, ठीक है, ये मेरा आ गया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अब यदि पूछा जाए इज इट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इज इट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या x इक्वल टू -5, x प्लस 5 इक्वल टू 0 का पॉलिनोमियल है, क्या उसका जीरोज है। तो हम क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम इस x के जगह पे इसको पुट कर देंगे। आइए हम दिखाते हैं करके आपको। यहाँ पे लिखिए x के जगह पे लिखिए -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 0 इक्वल टू 0, योर आंसर इज 0। यानी कि जब LHS और RHS का वैल्यू सेम हो जाए तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और जब हमें 0 लगा करके उसका वैल्यू फाइंड करना होता है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन का आधा सॉल्व कर दिया हूँ, यानी कि यहाँ तक, कहाँ तक, जहाँ तक कॉमा लगा हुआ है,
यहाँ तक बच्चों सॉल्व हो गया। देखिए यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का। बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे सब अच्छे होते हैं, सबके पास भगवान एक इक्वल ब्रेन दिए हैं, लेकिन अंतर क्या है ना, समझने का। जिसको समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन पूरा हलवा है, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए पूरा हार्ड है। मेरा एक स्टूडेंट्स है, वो उसको मैथ्स में 100 में 98 मार्क्स आया है सीबीएसई बोर्ड्स में। मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा कभी। उस बच्चों ने जब एग्ज़ाम दे करके आया, उन्होंने मुझे बताया सर क्वेश्चन इतना ईजी था, इतना ईजी था, इतना ईजी था कि टाइम ख़त्म होने से पहले कई घंटा पहले हम बना के बैठे थे, कई देर पहले हम बना के बैठे थे। वही एक दूसरा स्टूडेंट ने बताया सर क्वेश्चन इतना हार्ड था, इतना हार्ड था कि मेरा माथा काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे हम सो गए, आधा घंटा पहले सोए क्वेश्चन देख करके। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं था, प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स में। और स्टूडेंट का क्या गलती, वो स्टूडेंट्स जो कोई ज़्यादा मेहनत किया, कोई कम मेहनत किया, कोई ज़्यादा फोकस किया क्वेश्चन पे, कोई कम फोकस किया क्वेश्चन पे। तो मैं तो सब बच्चों को एक इक्वल पढ़ा रहा हूँ क्लास में। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और मैं सबको एक साथ बैठा पढ़ा रहा हूँ, पर उसी में कोई बच्चे ज़्यादा कंसंट्रेट होकर सुन रहा है। जैसे माधव काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ सुनता है, और भी जो है रमेश लोग हैं, ये लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम रखता है। तो क्लास आवर में आपका कंसंट्रेशन एट अ बोर्ड पे होना चाहिए बच्चों। यदि आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे होगा तो आपको 100% समझ में आएगा। सिर्फ आपको देखना है कि हम बता कैसे कैसे रहे हैं। हमने इतना ही टॉपिक को समझाने में इतना ज़्यादा समय लिया, इसके पीछे रीज़न है कि बच्चे को समझ में आए। और आप यदि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो मैं विश्वास लाता हूँ 100% आपको समझ में आया होगा। और आइए हम इसके आगे का क्वेश्चंस है क्या, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो ये मेरा जीरोज है और ये मेरा कॉफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम एक बात लिख लेते हैं यहाँ बगल में। देखिए पहले तो आप इस इक्वेशन से, ये जो मेरे पास दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10, इसमें से पहले आप a b c का वैल्यू लिख लो। क्या लिखो, a b c का वैल्यू पहले तुम लिख लो बाबू। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कल बताए थे, इसका a के जगह पे कुछ नहीं, क्या होगा 1, b क्या हो जाएगा, b के जगह पे हो जाएगा 7, और c क्या हो जाएगा, c के जगह पे हो जाएगा आपको 10। मेरे पास a b c तीनों आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग आप सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। हम इस फार्मूला को जिस वीडियो में बताया हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। आइए बच्चों, अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया है सर, अल्फ़ा का वैल्यू आया है -5। बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू आया है -2। और ए का वैल्यू कितना है, ए है 1 और बी का वैल्यू कितना है, बी है 7। वेरी गुड। आइए इस पे बैठाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा की जगह लिखिए -5 प्लस बीटा की जगह लिखिए -2 ब्रैकेट बंद बराबर। और एक चीज़ देखो ध्यान से, ये जो यहाँ बाबू लगा हुआ माइनस का साइन, ये फॉर्मूला में पहले से लगा हुआ है, इसको छेड़खानी नहीं करना है। क्या समझे। अब कोई बूढ़ा आदमी है, वो भोज खाने ग्लास लेके पहुंच गया, क्या बोलेगा, बूढ़ा ग्लास लेके आया है, नहीं, गलत बात। यदि वो बूढ़ा व्यक्ति है, वो ग्लास लेके भोज में पहुंच गए, कुछ ऐसे भी हम देखें, हम लोग जब गांव में भोज खाने जाते हैं ना, वहाँ देखते हैं क्या, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो अपना ग्लास साथ में लेके चलते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उनको प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीने की आदत नहीं है, वो अपना स्टील के ग्लास में ही पानी पिएंगे। तो वही बात है, ये माइनस का साइन फार्मूला में पहले से दे रखा है। और अब भोज का नियम है, आप ग्लास लाओ या नहीं लाओ, हमको तो सबको बांटना है ग्लास, है कि नहीं। हम तो सबको ग्लास देंगे, हम तो सबको ग्लास देंगे। यदि आप लाए हैं तो अति उत्तम, नहीं लाए हैं तो भी उत्तम, है ना। ये माइनस पहले से फार्मूला में लगा हुआ है। और तो हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू कितना है 7, तो हम लिखेंगे ऐसे 7, बाहर लगाएंगे माइनस ब्रैकेट बंद। ए का वैल्यू है कितना बाबू 1। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस,
लेकिन चिन्ह उसी का होता है जो अंक बड़ा होता है। चिन्ह उसी का होता है, साइन उसी का होगा जो नंबर बड़ा होगा। नंबर बड़ा कौन है? 5 के आगे में कौन साइन है? माइनस का, इसलिए मैंने लगा दिया माइनस। और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7 -7 और बाय 1 है ना, नीचे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ऊपर में 1 होना ज़रूरी है। ऊपर में 1 होना ज़रूरी। ये हो गया आपका आंसर, पहला वाला आंसर मेरा यहाँ निकल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़। अब मेरा एक और बचा हुआ यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। जीरोज़ ये क्या है बच्चों? आइए हम इसको देखते हैं। इसका फार्मूला होता है क्या? इसका फार्मूला होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? समझिए ध्यान से। लिखा हुआ क्या? प्रोडक्ट मतलब गुना, ऑफ मतलब का, किसका? जीरोज का। जीरोज क्या है? अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। समझिए, है ना? तो अल्फ़ा गुना बीटा बराबर C/A, C/A। तो आइए, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है? -5। बीटा की वैल्यू कितना है? -2। C कितना दिया हुआ है? 10। A कितना दिया हुआ? 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना? देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, हाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 2 जा 10 इक्वल टू 10। नीचे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि कोई बच्चा लिखता है 1/5 और कोई बच्चा लिखता है 5/1, दोनों में बहुत फ़र्क है। 5/1 का मतलब होता है 5, 1/5 का मतलब होता है एक आम का 5 भाग। एक आम का 5 भाग, 1 2 3 4 5 भाग, और इसमें से आपको कितना मिलेगा? 1 भाग। आपको मिल रहा है 1/5। 1/5 को 5 बार जोड़िएगा ना तो होगा आंसर 1। क्या होगा आंसर? 1 होगा। नहीं समझ में आया बाद में, है ना? चलो ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो आपका आंसर इस प्रकार, मैंने एक एग्जाम्पल को समझाया। इसी प्रकार हम जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, मैं हर एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर दूंगा बाय प्रोसेस। तो मेरे भाई, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को बैक करके रिकैप करके फिर से दोबारा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।